नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। 3 रंग का ये वस्त्र नहीं, ये ध्वजा देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का तिरंगा स्वाभिमान है। जी हां, टोक्यो में तिरंगा फहराने के बाद भारतीय जाबाज खिलाड़ी वतन लौट आए हैं, जिनका स्वागत पूरे भारत ने किया। टोक्यो ओलंपिक में अपना परचम लहराने के बाद भारतीय टीम स्वदेश लौटी, जहां पर खिलाड़ियों का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। इस दौरान खिलाड़ियों के सम्मान में दिल्ली के अशोका होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर देश के लिए गोल्ड जीतने वाले देश के शेर नीरज चोपड़ा और रवि दहिया, बजरंग पुनिया, बॉक्सर लवीना और हॉकी टीम का सम्मान किया गया है। सम्मान समारोह के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पदक विजेताओं के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम, तलवारबाज भवानी देवी, सेलर नेत्रा कुमारन, रोवर्स अर्जुन पाल और अरविंद सिंह के खेल का भी जिक्र किया। वहीं टोक्यो में भारतीय टीम का अब तक के ओलंपिक में सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में 7 पदक लेकर आए हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। तो आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक से लौटे भारतीय खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, होटल अशोका में हॉकी के पुरुष और महिला टीमों ने अलग अलग केक काट कर जश्न मनाया, एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। मां भारती के भाल पर स्वर्ण तिलक। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है। टोक्यो में फहराया तिरंगा। भारत की झोली में 7 मेडल। नीरज चोपड़ा के भाले ने मां भारती के भाल पर स्वर्ण तिलक किया है। ये देश 131 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान ही तो है। पर ये पदक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में खेलों को लेकर एक नई संस्कृति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। 131 करोड़ भारतीयों की उम्मीद पर एक भाले की नोक पर टिकी हुई थी। सोने की तलाश में टोक्यो पहुंचे बजरंग पुनिया कांस पर टिक गए थे। अदिति अशोक भी गोल्फ में बस मुहाने पर ठीक गई ही थी। हॉकी में महिलाओं के हौसले और पदक से कुछ दूरी पर रह जाने से भावुक क्षणों में बहे आंसू सभी को नम कर चुके थे। 2008 में अभिनव बिंद्रा की बंदूक की नाली से निकली सुनहरा पदक पिछले 13 साल से खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके ऊपर करोड़ों भारतीयों की उम्मीद का बोझ पड़ रहा था। इस भार को साझा करने की बेहतरीन कोशिश मीराबाई चानू ने की, फिर वो चांदी पर रुक गई। सिंधु की शटल से भी कांस्य निकल पाया। पहलवान रवि दहिया की सुनहरी उम्मीदें भी चांद की चमक में बदल गई। लवलीना के मुक्के से दम का कांस्य सुकून भी दे रहा था और भविष्य की उम्मीद भी जगा रहा था। पर सोना तो सोना होता है और सोने की चिड़िया रहे इस देश से बेहतर इसकी चमक कौन समझ सकता है। तमाम उपलब्धियों के बीच एक अजीब सी कसमसाहट बाकी थी, एक प्यास, खेलों के उस महाकुंभ में भारत के राष्ट्रगान की धुन सुनने की प्यास, एक बेताबी अपने तिरंगे को सबसे ऊपर चढ़ते हुए देखने की। जब दुनिया के हमसे छोटे देश ये कर सकते हैं तो हम भला क्यों नहीं कर सकते। ओलंपिक में एक समय हॉकी ने ही सोने के तमगों से मां भारती का अभिषेक किया था। फिर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा लेकर आए। लगा ये सिलसिला चल पड़ा, पर 13 साल बीत गए।
जो भारत के वीर सपूत नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्ण तिलक किया। अब तक के ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए सबसे सफल ओलंपिक रहा, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते। इससे पहले 2012 में 6 पदक भारत की झोली में आए थे। नीरज चोपड़ा ने मेहनत और संघर्ष की उन्हीं कहानियों को सुनहरी आवाज दी जो हर भारतीय को सुनाई दे रही है। टोक्यो में खेलने वाले खिलाड़ियों पर देश को हमें गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात सियासी खबरों की करते हैं। जी हां, आज से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ओबीसी की राजनीति शुरू की। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा तय। 20 अगस्त को हल्द्वानी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 2 से 3 बजे तक पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिला अध्यक्षों और विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे जेपी नड्डा। 21 अगस्त को पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 तारीख को उत्तराखंड पहुंचेंगे और सबसे पहले हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां पर 2 से 3 बजे तक पदाधिकारियों के संग बैठक करेंगे और फिर जिला अध्यक्षों और विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे। तो 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। एनएसए अजीत डोभाल से मुख्यमंत्री मिले हैं। आपको बता दें कि कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड के लिए मदद मांगेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से भी उनकी मुलाकात होनी है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से भी मुलाकात होगी। वहीं बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री केंद्र से नई योजनाओं की कर सकते हैं मांग। तो 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। देखिए, राज्य के बहुत सारे मुद्दे हैं जो केंद्र के सहयोग से बहुत सारी योजनाएं यहाँ चल रही हैं। उन्हीं योजनाओं के लिए मिलने आया हूँ। अभी संसद का सत्र भी चल रहा है, तो जहाँ से भी समय मिल पाएगा। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी से भी मुलाकात होगी क्या डोभाल जी? अभी मिलने का समय है, लेकिन मैंने कहा ना, अभी जब समय सबका मिल जाएगा तो उसी हिसाब से मैं बता पाऊंगा। अभी तो आए। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय से ई संवाद वर्चुअल कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने 2 टूक शब्दों में साफ कहा है कि पार्टी के नेता पुष्कर सिंह धामी हैं। धामी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। स्वाभाविक तौर पर जब मुख्यमंत्री हमारे हैं तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होगा, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होता है तो उस प्रक्रिया को उन्हीं के नेतृत्व में माना जाता है। और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। चुनाव के बाद हम सब मिल बैठकर इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज पुष्कर सिंह धामी हमारे नेता हैं, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। एक युवा चेहरा हमारे पास। देवस्थानम बोर्ड के मसले पर अब भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वो आज भी अपनी लाइन पर हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड के मसले पर सभी की राय के आधार पर सरकार कोई निर्णय करेगी। देखिए, हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो 4 धाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियां अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं उसको। उत्तराखंड के स्पीकर ने न्यूज़ 1 इंडिया से की खास बातचीत। आपको बता दें कि स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सत्र पर बात की है। 23 अगस्त से शुरू हो रहा है उत्तराखंड का विधानसभा सत्र। सत्र के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा।
ये कहा है स्पीकर ने। देवस्थानम बोर्ड पर सरकार जल्द फैसला करेगी। वहीं हाईकोर्ट के आदेश से रुकी है चारधाम यात्रा। सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ रख रहे हैं अपनी बात। तेईस अगस्त से देवभूमि में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इस बार का सत्र खासा हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि चाहे भू कानून को लेकर के हो, भू अध्यादेश की बात हो या फिर देवस्थानम बोर्ड, कई ऐसे मसले हैं जिस पर सरकार को विपक्ष का हमला झेलना पड़ सकता है। इस विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ है। सर, 23 अगस्त से सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र को लेकर के किस तरीके से जो है आप लोगों ने तैयारियां की हैं? देखिए, 23 अगस्त से जो हमारा विधानसभा का सत्र देहरादून में शुरू हो रहा है, तैयारियां तो लगभग हमने मुकम्मल की हैं और कोशिश तो यही रहती है कि हमारे यहाँ तैयारियों में कोई कमी ना रहे, क्योंकि आजकल कोरोना का अभी है तो उसको भी हमें भी देखना है। हालांकि अभी हमारे यहाँ कोरोना बहुत नियंत्रित है, लेकिन तो भी उससे पहले हम लोग जो सुरक्षा की बैठकें हैं, दलीय बैठकें हैं, उनका बैठक के बाद निर्णय लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारी तैयारियाँ पूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का अगर चुनाव से पहले देखा जाए तो चुनाव से पहले बेहद ही महत्वपूर्ण सत्र, मुझे लगता है शायद आखिरी जो है सत्र होने जा रहा है ये। ऐसे में विपक्ष पूरी कोशिश करेगा सरकार को घेरने के लिए, कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठेंगे। अगर देखा जाए भू अध्यादेश को लेकर के जो है मांग हो रही है, परिवर्तन को लेकर के, देवस्थानम बोर्ड को लेकर के बात हो रही है, इसको लेकर किस तरीके से तैयारी है? देखिए, एक तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा बता दूं कि ये आखिरी सत्र होगा, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मैंने कहा इसलिए संभवतः जो है जी। लेकिन कोई भी सत्र होता है तो विपक्ष तो अपनी बात रखता ही है, और निश्चित रूप से यदि विपक्ष अपनी बात रखता है तो सत्ता पक्ष भी उसका जवाब देने के लिए तैयार रहता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे यहाँ अभी तक जितने भी सत्र हुए हैं, कोई एक दो उदाहरणों को यदि मैं अपवाद स्वरूप समझ लूँ तो ज़्यादातर हमारे यहाँ सत्र बहुत व्यवस्थित और बहुत ज़्यादा हंगामे के साथ नहीं हुए हैं, व्यवस्थित हुए हैं। तो मुझे ये भी उम्मीद है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो माननीय विधायकगण हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, बहुत शालीन हैं और अपनी बात को, चूँकि अब बहुत दिनों बाद यदि मान लिया सत्र होता है तो हंगामे से तो किसी बात का कोई हल नहीं निकलता, लेकिन यदि कोई सवाल आया है तो उसका जवाब संतोषजनक आए, ये मेरा भी प्रयास रहता है और उनकी भी इच्छा रहती है। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा का सत्र शुरू होगा और सत्र में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जहां तक रही बात देवस्थानम बोर्ड की, तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर जल्द ही कोई सकारात्मक फैसला होगा और चारधाम यात्रा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद शुरू हो पाएगी, इस बात की सरकार और पार्टी उम्मीद कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ।